आप सभी का वेलकम है सिटी क्लासेस में। मेरा नाम है हर्ष भटनागर और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीबीएसई क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि नाम आपको दिख ही रहा है कि नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो नेचर वर्ड का मतलब हो जाता है स्वभाव या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत बार, और सिग्निफिकेंस वर्ड का मतलब होता है इंपॉर्टेंस। तो मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है या फिर क्या स्वभाव है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। बेसिकली अगर हम बात करें तो इस चैप्टर में मैनेजमेंट, जो हमारी पूरी बुक है क्लास 12 बिजनेस स्टडीज है, उसमें टोटल 12 चैप्टर्स है। 12 में से उसको दो पार्ट में डिवाइड करा गया, उन 12 चैप्टर्स को, पार्ट ए एंड पार्ट बी। जो स्टार्टिंग के 8 चैप्टर्स हैं वो मैनेजमेंट के ऊपर है, और बाकी के 4 चैप्टर्स हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंसेस के ऊपर है। तो जब पार्ट ए का जो पहला चैप्टर है वो बेस है इन 8 चैप्टर्स के लिए, ये स्पेसिफिकली पूरी बुक के लिए, कि मैनेजमेंट होता क्या है, मैनेजमेंट में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मैनेजमेंट के लेवल्स क्या है, मैनेजमेंट के अंदर जो जो बेसिक चीजें हैं वो चैप्टर नंबर फर्स्ट में डाली गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम मीनिंग की बात करें या फिर इंट्रोडक्शन की बात करें तो मैनेजमेंट हर जगह पाया जाता है, हर जगह पाया जाने वाला एलिमेंट है। अगर हम बात करें, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटीज हो, चाहे वो नॉन प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटीज हो, ठीक है, वो इंस्टीट्यूशंस प्रॉफिट कमाते हो या नॉन प्रॉफिट कमाते हो, ठीक है, या फिर कोई भी हॉस्पिटल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्कूल्स हैं, आपके हर जगह पर मैनेजमेंट पाया जाता है। आप अपने घर में भी देख सकते हैं, आपकी जो मदर है वो डे टू डे वर्क करती है, डे टू डे वर्क मैनेज करती है, आपके घर के फाइनेंसेस मैनेज करती है, आपका सुबह से शाम तक का जो भी स्केड्यूल है, आपके घर में जो भी स्केड्यूल है वो फॉलो करती है, हर काम को मैनेज करती है। तो वहां भी मैनेजमेंट पाया जा रहा है। अगर आप हॉस्पिटल्स जाएंगे तो आप हॉस्पिटल्स में देखेंगे कि किस किस तरीके से काम हो रहा है। तो जिस हॉस्पिटल का काम बहुत आपको अच्छा लगेगा तो आप वहां पर ये वर्ड बहुत ज्यादा यूज करेंगे, वहां का मैनेजमेंट बहुत बढ़िया था, साफ सुथरा था, या फिर बहुत सिस्टमेटिकली वर्क हो रहा था। ठीक है, यही हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में देखते हैं ज्यादातर। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कभी कभी हमें ये चीजें कम देखने को मिलती है, तो हम यही बोलते हैं कि वहाँ मैनेजमेंट अच्छा नहीं था। ठीक है, अगर हम बात करें अपने स्कूल्स की तो हमारा वाइस प्रिंसिपल, हमारे प्रिंसिपल्स, हमारे वाइस प्रिंसिपल्स, कोऑर्डिनेटर्स सब मैनेज कर रहे होते हैं। प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल्स एंड कोऑर्डिनेटर्स को मैनेज करते हैं, कोऑर्डिनेटर्स अपने स्कूल टीचर्स को मैनेज करते हैं। तो मतलब कहने का मतलब है कि ये ऐसा एलिमेंट है जो हर जगह पाया जाता है, यूनिवर्सल है, ठीक है, हर एक्टिविटी के अंदर पाया जाता है। मैनेजमेंट जो हमारा वर्ड है उसी के अंदर उसका मीनिंग छिपा हुआ है। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे कि मैंने आपके सामने लिखा है मैनेजमेंट, अगर इसे मैं डिस्ट्रीब्यूट करूं तो मैनेज हो जाएगा पहले, देन मैन हो जाएगा, और देन हो जाएगा टी। मैनेज करना, मैन मतलब रिसोर्सेज, जो हमारे पास रिसोर्सेज है उनको, टी मतलब टैक्टफुली, मतलब मैनेज करना किसी भी वर्क को, पीपल को, ऑपरेशन को, किसी भी कार्य को मैनेज करना रिसोर्सेज के थ्रू। और टी मतलब टैक्टफुली, टैक्टफुली मतलब चतुराई से। जब हम चतुराई से कोई काम मैनेज करते हैं, रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं, किसी वर्क को मैनेज करते हैं, दैट इज मैनेजमेंट। तो एक आपने एक टर्म भी सुना होगा, एक लाइन भी सुनी होगी, डेफिनेशन भी सुनी होगी, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। दूसरों से काम कराने की कला को हम मैनेजमेंट कहते हैं। और जो इंसान इस कला को जितनी अच्छे से कर पाएगा वो उतना ही अच्छा मैनेजमेंट कर पाएगा। तो मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। बट एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, मैनेजमेंट तब होता है जब इफेक्टिवली और एफिशिएंटली वो काम हो रहा हो। इफेक्टिवली क्या है और एफिशिएंटली क्या है, इसको एक बार समझते हैं। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं टर्म इफेक्टिव और एफिशिएंट से। तो बहुत बार ये टर्म्स हम लोगों को कंफ्यूज करते हैं कि इफेक्टिवनेस या इफेक्टिव क्या होता है, एफिशिएंट या एफिशिएंसी क्या होती है। तो मैंने इसको मेंशन किया है इसके अंदर। इफेक्टिवनेस, वेट अ सेकेंड, इफेक्टिवनेस या इफेक्टिव क्या मतलब है, एम्स टू अचीव द गोल विद इन टाइम। जो भी गोल आपने मैनेजमेंट में डिसाइड करे हैं उनको एक ड्यूरेशन में कंप्लीट करना इफेक्टिव कहलाता है। और जब हम एफिशिएंसी की बात करते हैं या एफिशिएंट होने की बात करते हैं, फोकस इज ऑन ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज टू अचीव द गोल। किसी भी गोल को अचीव करने के लिए हमारे जो रिसोर्सेज वो हमने लगाए हैं, हमने जो उसमें कॉस्ट लगाई है, जो उसमें हमने रिसोर्सेज रॉ मटेरियल लगाया है, वो जितने भी रिसोर्सेज हमने उसमें लगाए हैं उनको ऑप्टिमम यूज़ करना है, उनका कुछ भी वेस्टेज नहीं होना चाहिए। इट मीन्स कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में होना चाहिए।
तो बेसिकली जब भी हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम अपनी गोल्स को अचीव करने के लिए प्रॉपर पूरी उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, ठीक है, या फिर किसी से भी अपना काम करवाते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर हमें जो भी काम कराना है उसे इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कंप्लीट करना पड़ेगा। इफेक्टिवली का मतलब हो जाता है यहाँ पर कि उसको एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर कंप्लीट करना है, ठीक है, एक टाइम के दायरे के अंदर उसे कंप्लीट करना है। और एफिशिएंट की हम बात करें तो उसमें हमें उसे कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में कंप्लीट करना है। इसका मतलब हो जाएगा कि उसको एफिशिएंटली हमें यूटिलाइज करना है, ठीक है, मतलब उसमें कोई भी वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर हम इसका मीनिंग एक बार चेक करें तो यहां लिखा है मैनेजमेंट हैज टू इंश्योर दैट टास्क आर कंप्लीटेड एंड गोल आर अचीव विद इन द लीस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एंड मिनिमम कॉस्ट। कि गोल जो है हमारे अचीव होने चाहिए एक टाइम पर, जिसके लिए उसने इफेक्टिवनेस वर्ड यूज करा है, और आगे बोल रहा है कि विदाउट वेस्टेज या कम से कम वेस्ट करके मिनिमम कॉस्ट के साथ, तो उसका मतलब एफिशिएंसी से हो जाएगा। तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम जो भी काम करेंगे वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली करेंगे। इफेक्टिवली मतलब टाइम के साथ, टाइम ड्यूरेशन के अंदर उसे कंप्लीट करना है, उस गोल को अचीव करना है, टारगेट को अचीव करना है। और एफिशिएंट का मतलब हो जाएगा कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में उसे कंप्लीट करना है। होपफुली आपको इतना मैनेजमेंट का मीनिंग समझ में आया होगा। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया अभी कि एक डेफिनेशन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिससे हमें पूरे मैनेजमेंट का मीनिंग समझ में आता है, वो बहुत सही तरीके से समझा रही है। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल या अदर्स। दूसरों से काम कराने की कला को मैनेजमेंट कहते हैं। ये कला है, हर किसी के अंदर नहीं पाई जाती, बहुत कम लोग इसको अडेप्ट कर पाते हैं। कोई सीख कर, किसी के अंदर इनबिल्ट होता है, पर एट लास्ट ये कला है जिससे हम सामने वाले से वो काम को कंप्लीट करवा पाते हैं, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट पे। कैरेक्टरिस्टिक वर्ड का मतलब होता है फीचर्स, ठीक है, खासियत जो होती है, पहचान जो होती है, ठीक है। तो मतलब मैनेजमेंट के अंदर क्या खासियत है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या फीचर्स हैं, उन पे एक डिस्कशन कर लेते हैं। एज पर सीबीएसई एनसीईआरटी आपको ये 7 फीचर्स ही दिखेंगे अपनी बुक में। अगर आप गूगल पे या कहीं पर भी सर्च करेंगे या किसी हायर मैनेजमेंट की बुक को सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे। बट टू दी बुक एनसीईआरटी अगर मैं बात करूं तो आपके सामने ये 7 फीचर्स ही बुक के अंदर लिखे गए हैं और आपको ये 7 ही पढ़ने हैं एग्जाम के लिए। सबसे पहला हमारा आ जाता है मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मतलब मैनेजमेंट तभी सक्सेसफुल है जब आपका कोई गोल होगा। बिना किसी गोल के कुछ मैनेजमेंट नहीं होता है या कुछ भी मैनेज नहीं कर सकते हम। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम इसको आगे एक बार मैंने लिखा भी आप लोगों के लिए, इसमें देखें, देयर शुड बी सिंपल एंड क्लियरली स्टेटेड। जो भी गोल होगा ऑर्गेनाइजेशन का वो क्लियरली और सिंपल तरीके से बताया जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी का गोल हो सकता है कि हमें ईयर के एंड में इतना % प्रॉफिट बढ़ाना है, हमें इतने रुपीज का प्रॉफिट कमाना है। फॉर एग्जाम्पल जियो का मैं एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पर कि एग्जाम्पल है जस्ट कि जियो ने सोचा है कि उनको इस ईयर के एंड तक 10 मिलियन मोबाइल यूजर्स को करना है, टारगेट करना है, अपने सिम कार्ड्स या अपनी सर्विसेज बेचनी है। तो क्या है, इस ऑर्गेनाइजेशन का गोल है। तो गोल के बिना कोई भी मैनेजमेंट नहीं होता है। जब आप कोई गोल रखेंगे, कोई टारगेट रखेंगे, तभी उस काम को क्या कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे या उसके लिए कुछ रास्ता बनाएंगे। और बिना किसी गोल के कोई काम नहीं होता है, ठीक है। हमारा दूसरा कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव जब भी हम कहते हैं तो उसका मतलब हो जाता है यूनिवर्सल, हर जगह पाए जाने वाला। मतलब मैनेजमेंट हर जगह पाया जाता है, चाहे वो बिजनेस स्मॉल हो या लार्ज हो, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग हो, चाहे वो नॉन प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी हो, तो हर जगह पर ये पाया जाता है। मैनेजमेंट ऑल परवेसिव है। तो देखिए लिखा हुआ है मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट एंड इट इज रिक्वायर्ड इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन में पाया जाता है, चाहे वो बिग हो चाहे वो स्मॉल हो, ठीक है, वो बिजनेस हो या नॉन बिजनेस हो। अगर बात करूं किसी भी नॉन बिजनेस एक्टिविटी तो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो भी मैनेजमेंट करती है। हॉस्पिटल, स्कूल, सब लोग ही मैनेजमेंट करते हैं। तो हर जगह पाया जाने वाला है। ये दूसरा फीचर भी बहुत बेसिक सा है कि ऑल परवेसिव मतलब यूनिवर्सल, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक पे आ जाए तो मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है। जब भी हम मल्टी डायमेंशनल की बात करते हैं तो इसके अंदर आपको ध्यान रखने 3 डायमेंशंस की बात हुई है एज पर सीबीएसई 12th बुक। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मतलब जब भी हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, मैनेजमेंट एक मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी है जिसके अंदर 3 डायमेंशंस हैं। किसका मैनेजमेंट करना पड़ेगा आपको, वर्क का मैनेजमेंट करना पड़ेगा, आपको पीपल लोगों का मैनेजमेंट करना पड़ेगा, और आपको ऑपरेशंस का मैनेजमेंट करना पड़ेगा। हर ऑर्गेनाइजेशन में कोई ना कोई वर्क है, उस वर्क को हमें मैनेज करना पड़ता है। जैसे कि स्कूल का वर्क पढ़ाना है,
अगर हम हॉस्पिटल्स की बात करें तो उनको अपने पेशेंट्स को सर्विस देना है, ठीक है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक वर्क होता है, उसको मैनेज करना पड़ता है। तो एक डायमेंशन ये हो गई है। दूसरा अगर हम बात करें पीपल की, तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल के अंदर देखो क्या लिखा हुआ है, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। जो भी हम मैनेज करने जा रहे हैं, जो भी हम काम मैनेज करने जा रहे हैं, उन काम को करने वाले ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन हैं। उन ह्यूमन को भी हमें समझना पड़ेगा, उन्हें उनसे कन्वर्सेट करना पड़ेगा, उनसे कम्युनिकेट करना पड़ेगा, उनको मोटिवेट करना पड़ेगा, उनको टाइम टू टाइम सुपरवाइज भी करना पड़ेगा, लीड भी करना पड़ेगा कि भाई किस तरीके से काम होना है, क्या काम होना है, और उनको एक डायरेक्शन पे वापस लेके आना पड़ेगा, बार बार डायरेक्शन याद दिलानी पड़ेगी। तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल हो जाएगा। और तीसरी डायमेंशन जो हमारी है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, इसके अंदर क्या आता है, इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड ग्रो एवरी ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूस गुड्स and services. This require a production process in which input are converted into desired output. ठीक है, इसका मतलब ये हो जाता है कि मैनेजमेंट के अंदर जहां वर्क और पीपल मिल जाएंगे, जहां वो काम और काम करने वाले लोग मिल जाएंगे, तो वहां पर एक एक्टिविटी परफॉर्म होगी, और वो एक्टिविटी को भी हमें मैनेज करना पड़ेगा। उसको वो ऑपरेशन कह रहा है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो सर्वाइव करती है, ग्रो करती है अपनी एक्टिविटीज के वजह से, अपने काम के वजह से, और उस काम को भी हमें मैनेज करना पड़ता है। दैट इज वाई वो कह रहा है मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन है। तो ये हमारी तीसरी एक्टिविटी, तीसरी कैरेक्टरिस्टिक हो गई है कि मैनेजमेंट क्या है, मल्टी डायमेंशनल है। मल्टी डायमेंशनल का मतलब साफ क्लियर है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, ऑपरेशन और पीपल। क्लियर है। तो हम आ जाते हैं इसके बाद फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक पे। जो हमारी फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है ये है मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। वेट अ सेकंड, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। कंटिन्यूस मतलब सबसे पहले हमें हर चीज के लिए, एक एक्टिविटी के लिए एक कंटिन्यूस वे परफॉर्म करनी पड़ती है, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये आपके आगे आने वाले बुक में चैप्टर्स भी हैं, आपको पता होगा। आपका चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7, 8 ये सभी चैप्टर्स हैं आपके। तो पहले प्लान करना पड़ता है, फिर उसके लिए उसको एक्शंस में लाना पड़ता है, वो ऑर्गेनाइजिंग हो जाएगा, वर्किंग सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप डिफाइन करनी पड़ती है। ऐसे ही करके उसके बाद हमें वहाँ पर स्टाफ रखना पड़ता है, स्टाफिंग हो जाएगा। स्टाफिंग के बाद हमें उनको बार बार डायरेक्शन देनी पड़ेगी, और फिर उसके बाद अगर कंट्रोलिंग में आ जाए तो जो हमने प्लानिंग के टाइम पे सोचा था उसको कंप्लीट करने का काम भी हमारा कौन करेगा, कंट्रोलिंग करेगा कि जो हमने टारगेट डिसाइड करे थे वो कंप्लीट हुए कि नहीं हुए, उस तरीके से कंप्लीट हुए कि नहीं हुए जो हमने प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स डिफाइन किए थे उनके हिसाब से। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग सब उसके अंदर आ जाता है। इट मींस पहले प्लानिंग होगी, फिर ऑर्गेनाइजिंग होगी, फिर स्टाफिंग होगी, फिर डायरेक्टिंग होगी, फिर कंट्रोलिंग होगी, और फिर दोबारा से ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपके टारगेट अचीव हो गए हैं तो नए टारगेट के लिए, अगर आपके टारगेट अचीव नहीं हुए हैं तो उन टारगेट को दोबारा अचीव करने के लिए भी प्लानिंग करी जाती है। तो प्लानिंग मैनेजमेंट किया जाता है। तो मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ओके, तो ये हमारा फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक हो जाती है कि मैनेजमेंट क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अगर इसके बाद हम आते हैं तो इसमें लिखा है फिफ्थ, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। अगर हम बोलें कि ये वन मैन आर्मी है, ऐसा नहीं हो सकता। मैनेजमेंट करने के लिए एक अकेला इंसान उस काम को मैनेज नहीं कर पाएगा। उसको प्रॉपर उसके लिए लेवल्स डिसाइड करने पड़ेंगे, वर्क डिवाइड करना पड़ेगा, वर्क को डिवाइड करना पड़ेगा, उसके लिए उसको अकाउंटेबिलिटी करनी पड़ेगी। तो इट मीन्स मैनेजमेंट क्या है, एक ग्रुप एक्टिविटी है। एक अकेला इंसान मैनेजमेंट नहीं कर सकता। जब सब लोग मिलकर उस काम को करेंगे, गोल ध्यान रखेंगे ऑर्गेनाइजेशन का, तब जाके ही मैनेजमेंट हो पाएगा। जैसे कि मैंने फर्स्ट वाला पॉइंट बताया था कि गोल है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। इट मीन्स ग्रुप एक्टिविटी तभी परफॉर्म हो पाएगी जब वो सारे का सारा ग्रुप, सारे के सारे लोग जो मैनेजमेंट का पार्ट है या मैनेजमेंट के अंडर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, वो सब के सब उस गोल को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा फिफ्थ पॉइंट हो जाता है। इसके बाद हमारे जो लास्ट के दो पॉइंट और हैं, सिक्स पॉइंट हमारा कहना चाह रहा है मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक इन्वायरमेंट। ठीक है, ये डायनामिक फंक्शन, मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है। अच्छा, दो वर्ड होते हैं आपको पता होंगे, स्टैटिक एंड डायनामिक। स्टैटिक वर्ड होता है उन चीजों के लिए जो स्थिर हैं या फिर रुके हुए हैं या फिर चेंज नहीं हो रहे हैं, और जिनके जो चीजें चेंज होती हैं उसके लिए हम डायनामिक वर्ड यूज करते हैं, या फिर रेगुलर चेंजिंग नेचर के होते हैं उनके लिए हम डायनामिक वर्ड यूज करते हैं। तो मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है। इट मीन्स उसके अंदर हर दिन कोई ना कोई या कुछ ना कुछ टाइम बाद कोई ना कोई चीजें चेंज होती रहती हैं। तो उन डायनेमिक फंक्शन के अंदर भी हमें उस मैनेजमेंट को करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी चेंज करी कि प्रीवियस ईयर तक, लास्ट ईयर तक सबको कॉर्पोरेट टैक्स 30% देना था, फॉर एग्जाम्पल 30% देना था, और गवर्नमेंट ने इस बार 33.5% कर दिया।
तो 3.5% इस साल टैक्स रेट बढ़ जाने से कंपनी के प्रॉफिट्स में, कंपनी के प्राइसेस में, कंपनी के अदर फाइनेंशियल्स में क्या आएंगी, चेंजेस आएंगे। तो उन चेंजेस को कंपनी को क्या करना पड़ेगा, किसी अलग तरीके से, किसी न किसी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का यूज करके या कुछ ना कुछ अप्लाई करके उसको चेंज करना पड़ेगा, उसको अडेप्ट करना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है। डायनामिक के अंदर हर वो चीज आ जाती है कि हर दिन होने वाले चेंजेस, हर टाइम, हर कुछ ना कुछ टाइम बाद होने वाले चेंजेस को मैनेजमेंट को देखना पड़ता है। मैनेजमेंट हर तरीके से क्या होती है, उसको डायनामिकली अप्लाई करा जाता है। तो इसमें लिखा है ऑर्गेनाइजेशन इंटरेक्ट विद द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जितने भी हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स हैं उसके अंदर वर्क करती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि हमारा सोशल इन्वायरमेंट हो गया, इकोनॉमिक हो गया, पॉलिटिकल हो गया, सबके अंदर हमारी ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है। और उन ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ही हमें उस एनवायरनमेंट के हिसाब से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को करना पड़ता, अडेप्ट करना पड़ता है। ये हो जाएगा हमारा 6th पॉइंट। इसका एग्जांपल भी मैंने लिखा था इसके अंदर। मैकडॉनल्ड्स, जब मैकडॉनल्ड्स इंडियन मार्केट में आया तो इंडियन मार्केट में आने के बाद उसने अपने मेन्यू में बहुत सारे चेंजेस किए, क्योंकि इंडियन मार्केट में अगर आपको कोई भी फूड आइटम बेचना है तो आपको उसके अंदर स्पाइसेस का बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। पर मैकडोनल्ड जहाँ से आया है, अमेरिकन ब्रांड है, तो वहाँ पर अमेरिका में स्पाइसेस की ज़्यादा यूजेस नहीं होते हैं, स्पाइस बहुत कम लोग खाते हैं या फिर बहुत लेस स्पाइस यूज होती हैं, या फिर वन और टू वेराइटीज ऑफ स्पाइसेस यूज होते हैं। पर इंडिया में बहुत तरीके के अलग अलग स्पाइसेस यूज होते हैं, और वो स्पाइसेस अगर हम लोगों को उस खाने में ना मिले तो हमें उसको ईट करने में, उसे खाने में मज़ा नहीं आता है, ठीक है। तो जब मैकडोनल्ड इंडिया में आया तो उसने इंडियन इन्वायरमेंट के हिसाब से, उनकी रेसिपीज के हिसाब से उसके अंदर उन मसालों को डाला, चेंजेस किए, और ये आप अपने आसपास देखते भी होंगे फूड आउटलेट्स में कि कैसे होता है। तो डायनेमिक है, आपको उस तरीके से मैनेज करना पड़ेगा जिस तरीके से उस सोसाइटी में वर्क करना है। सोशल इन्वायरमेंट हो गया, ठीक है, जिस तरीके से हमारा उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क होना है, जिस तरीके से उस सोसाइटी में या उस जोग्राफिकल एरिया में वर्क होना है। तो मतलब मैनेजमेंट डायनेमिक है, आपको सिचुएशन के हिसाब से उसे वर्क करना पड़ेगा, अडेप्ट करना पड़ेगा। 7th हमारा लास्ट जो कैरेक्टरिस्टिक हो जाता है वो है इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है, इसको आप छू नहीं सकते, इसको बस आप फील कर सकते हैं, इसको आप देख सकते हो कि कितने अच्छे से मैनेजमेंट हो रहा है, इसको आप टच नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये है हमारा क्या, कि मैनेजमेंट क्या है, एक इंटेंजिबल फोर्स है। देखो क्या लिखा है, इट फोर्स दैट कैन नॉट बी सीन, इसको हम देख नहीं सकते, ठीक है। However, its presence can be felt with target are met। जैसे टारगेट मेट होते हैं, जैसे जैसे लोग अच्छे से काम करते हैं, जैसे जैसे वो कोऑर्डिनेशन देखता है सामने, तो उसे हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसे हम देख नहीं सकते, ठीक है, उसे टच नहीं कर सकते। एक इंटेंजिबल फोर्स है, टेंजिबल नहीं है। क्लियर है। तो ये हमारे 7 फंक्शन, 7 कैरेक्टरिस्टिक्स थी मैनेजमेंट की। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे 7 कैरेक्टरिस्टिक्स थे मैनेजमेंट के। पहला है हमारा गोल ओरिएंटेड, कि मैनेजमेंट के अंदर एक गोल होना चाहिए, गोल को देख के ही हम मैनेजमेंट करते हैं। दूसरा हो जाता है ऑल परवेसिव, मतलब हर जगह पाया जाता है, यूनिवर्सल है, कोई भी बिजनेस हो या नॉन बिजनेस हो, स्मॉल हो लार्ज हो, हर जगह पाया जाता है। मल्टी डायमेंशनल, मतलब डायमेंशंस बहुत सारी हैं इसकी, 3 डायमेंशन बटा हुआ है। मैनेजमेंट करने के लिए हमें वर्क को मैनेज करना पड़ता है, पीपल को मैनेज करना पड़ता है, और ऑपरेशंस को मैनेज करना पड़ता है। फोर्थ हो जाता है हमारा मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट लगातार फॉलो करने वाली प्रोसेस है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इनकी डिटेल्स मीनिंग आपके आगे आने वाली वीडियोस में और आगे आने वाले चैप्टर्स में भी है। तो दोबारा ये प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है, जहां हम कंट्रोलिंग कर लेते हैं, कंट्रोलिंग के बाद हम कंपेयर करते हैं पुराने प्लानिंग के स्टैंडर्ड से, देखते हैं कुछ कमियां रही या सब कुछ अच्छा रहा, फिर उसके बाद दोबारा हमें उसको प्लानिंग से स्टार्ट करना पड़ता है। फिर हमारे पास 5th पॉइंट, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। एक अकेला इंसान मैनेजमेंट नहीं कर सकता, उसको पूरी टीम चाहिए। एक अच्छी सी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी अच्छी टीम बनाती है, अच्छे अच्छे मैनेजर्स को अपॉइंट करा जाता है, टॉप से लोअर लेवल तक जितने भी लोग हैं उनको अच्छी क्वालिफाइड रैंक पर रखा जाता है, और उसके हिसाब से काम होता है। तो इट मीन्स एक ग्रुप एक्टिविटी अकेले कोई इंसान मैनेज नहीं कर सकता, उसको पूरे ग्रुप को फॉलो करना पड़ेगा। और ग्रुप एक्टिविटी तभी हो पाएगी जब वो ग्रुप गोल फॉलो करेगा, जो हमारा पहला पॉइंट था, ठीक है। वो पूरा ग्रुप एक सिंपल ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, उसे फॉलो करेगा। देन उसके बाद हो जाता है हमारा 6th पॉइंट, मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। मैनेजमेंट डायनामिक फंक्शन है, मतलब ये रेगुलर चेंजिंग इन्वायरमेंट में वर्क करता है। जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होंगे हमारे आसपास, वैसे वैसे हमें मैनेजमेंट को क्या करना पड़ेगा, उसके हिसाब से अडेप्ट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। और उसके बाद है 7th हमारा मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। इसको हम देख नहीं सकते,
इसको हम छू नहीं सकते, इसे बस फील करा जा सकता है। अगर आप एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो आप देखते हो वहाँ कितना अच्छा मैनेजमेंट है, जिस पर्सन को आप ढूंढ रहे हैं वो आपको उस जगह पे ही मिलेगा, जैसा आप काम चाहते हैं वो काम वैसे ही होगा। पर अगर वही गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाएं तो वो थोड़ा सा हमें लैग करने को मिलता है कि कभी कभी वो पर्सन वहाँ नहीं मिलता, कभी कभी वो काम उस तरीके से नहीं होता। तो इट मीन्स मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है, ठीक है, इसको हम फील कर सकते हैं, इसे देख नहीं सकते, ठीक है, कैन नॉट बी सीन, और इसको हम टच नहीं कर सकते। तो ये हमारे 7 फीचर्स हैं। अगर आप गूगल पे या किसी हायर एजुकेशन की बुक से इसको गो थ्रू करेंगे या आईएससीज की बुक से भी इसको गो थ्रू करेंगे तो आपको बहुत सारे अलग फीचर्स भी मिल जाएंगे, वो भी उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स होते हैं। बट मैं ये बोलूंगा सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए कि आप अपनी एनसीईआरटी के लेवल पर ही रहकर इसको पढ़ें, क्योंकि आपको अगर केस स्टडी सॉल्व करनी है बोर्ड के हिसाब से तो आपको उन 7 कैरेक्टरिस्टिक्स को ही दिमाग में रखना पड़ेगा, उन कैरेक्टरिस्टिक को ही पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, ठीक है। होपफुली आपको आज मैनेजमेंट का मीनिंग और करेक्टरिस्टिक समझ में आए हैं। आज के लिए इतना ही है, आगे कंटिन्यू करेंगे हम आने वाली क्लासेस में। तब तक के लिए थैंक यू।